नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र श्रेयस आज के इस सेशन में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के टैली के इस सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट बैंक मास्टर लेजर। दोस्तों, बिजनेस में बैंक अकाउंट का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। बिजनेस के लगभग 80 to 90% जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक अकाउंट से चलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट का मास्टर डेटा क्रिएट करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसमें हमें बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, चेकबुक वगैरह ऐसी बहुत सारी डिटेल जो है वो सेट करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकली देखते हैं टैली में बैंक का लेजर किस तरीके से बनाया जाता है और उसमें सब मास्टर डेटा किस तरीके से सेट किया जाता है। आइए शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिकल। सबसे पहले टैली ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, टैली यहाँ पे ऑन हो रहा है। देखिए मेरे पास टैली का लाइसेंस वर्जन है। जब भी टैली ऑन होगा तो सबसे पहले आपको देखिए दोस्तों क्या करना है। सबसे पहले करंट पीरियड चेक कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर अभी जो एग्जिस्टिंग है वो बता रहा है कि नहीं। देखो ये पिछला फाइनेंशियल ईयर बता रहा है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। करंट पीरियड चेंज करने के लिए आप Alt F2 शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा। तो अभी करंट पीरियड है 25-26, दैट इज 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। तो ये करंट पीरियड मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अभी मुझे बनाना है दोस्तों बैंक का लेजर। तो बैंक का लेजर बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में जाने के बाद जाएंगे लेजर में। अभी यहाँ पे जिस बैंक के नाम का आपको लेजर बनाना है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि लेजर बनाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अलाइस मतलब उस बैंक का शॉर्ट फॉर्म या फिर निकनेम। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम SBI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। HDFC का भी एक खुद में बहुत बड़ा लॉन्ग फॉर्म है, ICICI का भी है, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से नेम में आप बैंक का फुल फॉर्म डाल सकते हो, अलाइस में आप उसका शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया SBI। अभी बैंक का लेजर किस ग्रुप में आएगा? देखिए उस बैंक का लेजर अगर आप करंट या फिर सेविंग अकाउंट के पर्पज से बना रहे हो तो वो जाएगा बैंक अकाउंट्स में। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे बिजनेस का करंट अकाउंट है, उसके लिए मैं लेजर बना रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये जाएगा मेरा बैंक अकाउंट के अंडर। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ऐसे भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्यों? बिकॉज शायद ऐसा भी हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया है तो उसके लिए भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाना पड़ेगा, तो उसका लोन अकाउंट अलग होगा। FD बनाई है तो FD का अकाउंट अलग होगा, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं उसके आगे करंट अकाउंट ये वर्ड ऐड कर देता हूँ। अभी ये किसके अंडर है? तो देखिए बैंक अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया बैंक अकाउंट। उसके बाद देखिए अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अकाउंट होल्डर का नाम जो कंपनी आपने बनाई होगी जिस नाम की, वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से नाम को चेंज भी कर सकते हो। मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डालना है रोजगार एवं करियर मार्गदर्शन केंद्र। देखिए तो मैंने जो अकाउंट का नाम है मेरे वो डाल दिया। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, जो भी कोई भी अकाउंट नंबर होगा। अभी मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, तो आपके बैंक का जो अकाउंट नंबर होगा वो आपको डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक का IFSC कोड पूछा जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया SBIN 4 टाइम 0 1101। एक सेकंड, ये एक 0 कम कर देता हूँ मैं और लास्ट में ये एक 1 डाल देता हूँ यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे मैंने IFSC कोड डाला। स्विफ्ट कोड अगर होगा आपके बैंक का तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट जो है देखिए बैंक का नाम। यहाँ पे लाइसेंस वर्जन में बैंक के नाम की लिस्ट आती है। तो मेरा बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखो दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पे बैंक का नाम ले लिया। एजुकेशनल वर्जन में ये ऑप्शन नहीं आता है बैंक नेम लेने का, ठीक है।
उसके बाद ब्रांच, मेरी ब्रांच जो है सपोज शाहपुर में है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शाहपुर। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम यस कर देंगे। इसको यस करने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें और ऑप्शन कम ज़्यादा करने अगर हो गया आपको तो आप क्या कर सकते हो, F12 प्रेस करके यहाँ पे देखिए सेट बैंक लेजर एज नेशनल बैंक लेजर, अगर आपको चाहिए तो आप ये भी ऑप्शन यस कर सकते हो। तो फिलहाल अभी जितने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है देखो चेक का कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक के कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना है, चेकबुक की रेंज सेट करनी है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको जो बैंक से चेकबुक मिला है उसमें जो चेक है उसका नंबरिंग यहाँ पे आपको करना है। जैसे कि चेक का नंबर जो होता है वो 6 डिजिट का होता है। तो मुझे जो बैंक ने चेकबुक दिया है उसका पहला चेक है 000001 नंबर का, और जो लास्ट चेक है 50 चेक का अगर चेकबुक है ऐसे समझ लेते हैं, तो लास्ट जो चेक है वो है 50 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे अपने आप नंबर ऑफ चेक्स में 50 आ गया। क्यों? बिकॉज चेक जो होते हैं वो सिक्वेंशली होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले 1 नंबर का चेक बाद में सीधा 10 नंबर का चेक, ऐसे होता नहीं है, सीक्वेंस में होता है। तो नंबर ऑफ चेक्स आ गए यहाँ पे 50। यहाँ पे चेकबुक का नाम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वही आपके चेकबुक का नाम होगा। ओके, तो ऐसे आपको SBI के ये जो चेक बुक की रेंज आप सेट कर रहे हो वो सिर्फ SBI के लिए सेट कर रहे हो। अगर HDFC का भी आपको चेकबुक है आपके पास तो वो HDFC के लेजर में आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने चेकबुक होंगे आपके पास उस पर्टिकुलर अकाउंट के वही यहाँ पे आएगा। ओके, तो मैंने 50 यहाँ पे सेट कर दिया। जब दूसरा चेकबुक आएगा ये खत्म होने के बाद तो दूसरे चेकबुक की रेंज भी आप इस लेजर को अल्टर करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं ये रखता हूँ, एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे चेक प्रिंटिंग। तो टैली ने एक और यहाँ पे फैसिलिटी दी है। जनरली हमें अगर किसी को चेक देना होता है तो हमें चेक का जो डेटा होता है वो फिलअप करना होता है। जैसे कि जिसको दे रहे हो उसका नाम डालना है, अमाउंट डालनी है, डेट डालनी है, क्रॉस है तो क्रॉस करना है, ओके, साइन करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब जो इसमें से बहुत सारा चेक का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए प्रिंटर से, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो एनेबल चेक प्रिंटिंग है उसको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद ये सेकंड ऑप्शन को भी आपको यस करना है। तो यहाँ पे देखिए ये चेक से रिलेटेड आपको जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे सब कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होता है। ये देखिए आपने भारतीय स्टेट बैंक सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक का नाम आपके सामने आ गया। ओके, तो अभी ये चेक का फॉर्मेट जो है ये आपको यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना तो इसमें से कौन सा फॉर्मेट है वो आपको जस्ट क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखो स्टेट बैंक के जितने भी चेक के फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें से आपका कौन सा फॉर्मेट है ये जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। या फिर ऐसे समझो कि इसमें से कोई भी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप यूज़र डिफाइन में जाओगे ना तो ऐसा एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस स्क्रीन में देखिए क्या क्या आता है कि आपके पास जो चेक है उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। देन उसके बाद लेफ्ट एज से जो हम क्रॉस मार्क करते हैं वो लेफ्ट एज से कितने पॉइंट पर होगा, टॉप से कितने पॉइंट पर होगा, डेट कहाँ पे डालनी है, उसका डिस्टेंस टॉप से कितना है, लेफ्ट से कितना है, ये सब पैरामीटर्स हमें यहाँ पे सेट करने होंगे। अगर हमारा इन्होंने जो रेडीमेड फॉर्मेट दिए हैं अगर उसमें से कोई फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है तो आप खुद भी ये सब पैरामीटर जो है ये सेट कर सकते हो। ठीक है, ताकि जब आप पेमेंट की एंट्री करो तो उसके बाद सिर्फ आपके पास इतना ही काम बचता है कि चेक को प्रिंट करना, प्रिंट करके उसके ऊपर जस्ट साइन कर देना, बस इतना ही काम बचता है। बाकी जिस पार्टी को देना है उस पार्टी का नाम, अमाउंट वगैरह, डेट, ये सब अपने आप उस चेक पे प्रिंट होके आ जाएगी आपके सामने। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है देखिए यहाँ पे रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन का मतलब होता है कि हमारे टैली का बैंक अकाउंट का बैलेंस और एक्चुअल पासबुक में उस दिन का जो बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट का, दोनों को मैच करना। इस प्रोसेस को रिकन्सिलिएशन कहा जाता है। तो जनरली रिकन्सिलिएशन कब स्टार्ट होगा, जब आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होगा उसी दिन से आप आपके बैंक अकाउंट का रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करोगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का डेट भी आपको सेट करना है। अगर आप ई पेमेंट्स करना चाहते हो तो ई पेमेंट्स के लिए भी यहाँ पे आप ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे ई पेमेंट करने के लिए 3 मोड्स होते हैं।
NEFT, RTGS, IMPS। तो आप किस मोड के लिए कितना लिमिट सेट करना चाहते हो ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि वैसे देखा जाए तो एक्चुअली NEFT के लिए मिनिमम अमाउंट का भी कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम अमाउंट का भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। RTGS अगर करना होता है तो मिनिमम 2 लाख का अमाउंट लगता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और IMPS के लिए मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप 5 लाख तक की अमाउंट IMPS से सेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं सेंड कर सकते हो। तो ये लिमिट जो है ये आप मैन्युअली भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो प्रेफर मोड आप क्या करते हो, RTGS करते हो या NEFT करते हो या फिर IMPS। मुझे NEFT रखना है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा NEFT। ओके, देन उसके बाद एनेबल ई पेमेंट्स, क्या आपको ई पेमेंट्स एनेबल करने हैं तो आप इसको यस कर दोगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टैली सपोर्ट जनरेशन ऑफ बल्क पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर बैंक्स टू एक्टिवेट बल्क अपलोड पेमेंट फैसिलिटी, रीच आउट टू योर बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, व्यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द बैंक टैली हियर। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए कि अगर आप आपके बैंक को टैली से अटैच कर देते हो तो यहाँ से ही पेमेंट जो कोई भी आपका क्रेडिटर होगा जिसको पेमेंट करनी है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन बट ऑब्वियस इसमें बैंक का रोल होता है, बैंक के तरफ से अगर ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उस बैंक का और टैली का अगर एक दूसरे से टाई अप है तो ये चीज़ हो सकती है। डायरेक्ट आप यहाँ से अकाउंट में जिसको पैसा देना है उसके अकाउंट में आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो वाया ई पेमेंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसमें एंटर करके आगे चले जाएंगे। यहाँ पे बैंक का नाम आ गया, बैंक का डिटेल एड्रेस आप डाल सकते हो जो कुछ भी है यहाँ पे। उसके बाद बैंक का स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, कंट्री इंडिया है, बैंक का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर बैंक के किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का आपको यहाँ पे डिटेल डालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए आप कॉन्फ़िगर में जाओगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर भी हम यस कर लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन यस कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए इस साइड में अगर आप आओगे तो ये देखिए बैंक डिटेल्स में प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर बैंक लेजर, इसको हम यस कर देंगे। ओके, एंड देन उसके बाद और एक ऑप्शन होता है देखिए यहाँ पे इस साइड में प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स में देखिए प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद, और ये ऑप्शन मैंने कैसे ओपन किया, F12 प्रेस करके, ठीक है। इन ऑप्शन को जैसे ही मैं यस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला ऑप्शन मुझे मेरे सामने दिखाई दे रहा है। और ऊपर देखिए प्राइमरी मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आया है, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर कुछ डाल दिया, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मैं यस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम पूछेगा, बैंक का जो मैनेजर है उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हो, उसका मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर व्हाट्सएप नंबर वगैरह चाहिए तो आप F12 प्रेस करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन में उसकी भी सेटिंग्स आपको दिखाई देगी, अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन ऑन करवा के ले सकते हो। तो अभी एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से बैंक का लेजर का पूरा मास्टर डेटा जो होता है वो बनाया जाता है। ऐसे ही आपके अगर मल्टीपल बैंक में करंट अकाउंट हो गए तो आप उस बैंक का नाम डालोगे, फिर वो बैंक अकाउंट के अंडर लोगे उसका भी अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, चेक से रिलेटेड अगर डिटेल सेट करनी है तो वो सब चीज़ें आप कर सकोगे। अभी ऐसे समझो कि हमने चेक सेट कर दिया तो ये सब चेक आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, देखिए यहाँ पे आप बैंकिंग में जब जाते हो तो बैंकिंग में जाने के बाद देखिए आप चेक रजिस्टर चेक करो, तो चेक रजिस्टर में देखिए यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के 50 चेक अवेलेबल दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसके अंदर जाओगे देखिए तो देखिए रेंज भी दिखाई देगी, और अंदर जाओगे तो देखिए सब चेक अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमने किसी को भी चेक इशू नहीं किया है, तो 1 से लेकर 50 तक सब चेक मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है यूज करने के लिए। ओके, जैसे जैसे यूज होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे अवेलेबल चेक जो है वो कम होते जाएंगे, और जिसके लिए यूज किया है उसके डिटेल्स भी आएंगे, वो आने वाले आगे जो सेशंस है उसमें हम सीखने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों आपको किस तरीके से बैंक का लेजर बनाया जाता है समझ में आया होगा। अभी सपोज उस लेजर में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्या करोगे, अल्टर में जाओगे, अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाओगे, फिर से आपने जो लेजर बनाया है चाहे SBI लो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट लो, दोनों एक ही है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इसमें जो जो चेंज करने हैं वो कर सकते हो। जैसे कि वो मेरा 50 चेक का चेकबुक खत्म हो गया, नया चेकबुक लाया, तो यहाँ से यस करके देखो, इसको यस करके यहाँ पे आप दूसरा चेक का जो रेंज है वो ऐड कर सकते हो। वो चेक का रेंज फिर से आपके चेक रजिस्टर में ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों, ये होता है टैली में पूरा बैंक अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑडिट में आपके बैंक अकाउंट्स चेक किए जाते हैं। बैंक अकाउंट का रेगुलरली रिकन्सिलेशन भी हमें करना पड़ता है, इसलिए जब हम बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो सब चीज़ें, सब मास्टर डेटा प्रॉपरली उसमें सेट किया हुआ होना चाहिए। सो इस तरीके से टैली में बैंक अकाउंट क्रिएट किया जाता है। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो गए तो भी चलेगा, आप सब बैंक अकाउंट्स का मास्टर डेटा इसी तरीके से क्रिएट करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।